नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, मीडिया इंचार्ज बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, आपसे रूबरू करा रहा हूं चुनावी समर में जो कॉन्टेस्टेंट्स अपना उतरे हैं और जिन्होंने अलग अलग पोस्ट पर अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। कड़कड़डूमा कोर्ट में मैं बैठा हूं और यहां सेक्रेटरी की पोस्ट पर, ऑनरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर केवल और केवल एक लेडी ने किया है, जो सीट रिजर्व नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, किसी भी बार में ऑनरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर जो नॉमिनेशन हुआ है एक सिंगल लेडी का, वो कड़कड़डूमा बार में हुआ है। और ये हैं, मैं इनसे आपकी रूबरू बात कराऊंगा, एडवोकेट अनीता धिंगरा। इन्होंने बहुत दिन पहले से डिक्लेयर किया हुआ था कि ये सेक्रेटरी की पोस्ट पर लड़ेंगे। उसके बाद रिजर्वेशन हुआ, रिजर्वेशन में कुछ सीटें रिजर्व की गई, लेकिन उसमें ऑनरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर किसी ने रिजर्वेशन नहीं किया है। लेकिन ये फिर भी ऑनरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर ही कॉन्टेस्ट करेंगी, ऐसा इनका दावा है और ऐसा इन्होंने किया है, क्योंकि नॉमिनेशन जो है इन्होंने सेक्रेटरी के लिए ही भरा है। तो मैं इनसे आपकी रूबरू बात कराऊंगा। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वकीलों के इस चैनल में। मैं सीधा से सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं कि आपका मकसद क्या है चुनाव लड़ने का, आपका रीज़न क्या है, क्यों आप सेक्रेटरी की पोस्ट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? सर, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, यहाँ इस बार में मैं 14 ईयर से मेंबर हूँ और इस मेंबरशिप के दौरान मैंने जो समस्याएं इस कोर्ट के कैंपस में रहते हुए देखी हैं, यहाँ बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, बात की जाए एडवोकेट्स के लिए पॉलिसीज़ की, एडवोकेट्स की प्रोटेक्शन की, हर दौर में मैंने वो माहौल देखा जिसके अंदर एडवोकेट अपने आप को सेफ़ एंड साउंड फील नहीं कर पा रहा। उसमें मैं भी शामिल हूँ। एज ए मेंबर मैंने भी आज तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं और उस चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि सिस्टम तभी चेंज होता है जब हम सिस्टम में आते हैं, और बिना की पोस्ट पे आए सिस्टम को मैं चेंज नहीं कर सकती। अदर पोस्ट पे आने से वो सब चीज़ें जो मैं चाहती हूँ, जो चेंजेस आए, वो नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैंने ये अपना डिसीजन लिया कि मैं एज ए सेक्रेटरी अगर यहाँ वर्क करती हूँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है प्रॉपरली मैं उस चीज़ को हैंडल कर पाऊँगी। जो चीज़ें हम प्रपोजल्स अपने प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, जो हमें डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, फाइलिंग, ये सब चीज़ें जो हम फेस करते हैं, जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, वो वही कर सकता है जो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। तो इस नाते मुझे लगा कि मैं एक सेक्रेटरी पोस्ट पे आके वो वर्क करूं जो कि इस कोर्ट के लिए रिक्वायर्ड है। आपने कहा कि सिस्टम में आना पड़ेगा कुछ काम करने के लिए, इसलिए आप इस सिस्टम में आना चाहती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे केजरीवाल जी ने कहा था कि वो सिस्टम में आएंगे, पॉलिटिक्स में आएंगे तो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज कर देंगे, लोगों के काम कर देंगे, और बाद में सब वो भी उसी रंग में रंगे? नहीं सर, मेरा अगर बैक प्रोफाइल भी देखा जाए, एज ए सोशल वर्क में काम करती आ रही हूँ पिछले 20 साल से। अपने एरिया में भी मैंने बहुत वर्क किया है, एनजीओ भी चलाती हूँ। तो मेरा इशू ये नहीं होता है कि मुझे कोई बेनिफिट्स लेने हैं। आई एम ऑलरेडी अर्निंग पर्सन एंड आई हैव एवरीथिंग इन माई हैंड। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरा कोई पर्पज़ है, पर्सनल इशूज़ नहीं है। मेरे को वर्क करना है अपने जो ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जो अपनी वॉइस रेज नहीं कर पाते, जो अपने काम में ही उलझे रहते हैं। एटलीस्ट उनको एक लीडरशिप क्वालिटी वाला पर्सन जो उनकी प्रॉब्लम्स को लेके फ्रंट पे जाए और वो चीज़ों को सॉल्व करके लेके आए, क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं तो मैं उनका दर्द भी समझ सकती हूँ। क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो आपने यहाँ फेस की हैं, स्पेशली मैं अगर कड़कड़डूमा कोर्ट की बात करूँ? सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस टाइम पे मैं इस समय जहाँ बैठी हूँ, यहाँ की व्यवस्था को देख के ही सबको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ सीट्स और चैम्बर्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि जो एज़ पर नीड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आना चाहिए था, वो टाइम टू टाइम करवाया गया हो। जो यहाँ पे स्पेस मिला भी सीट चैम्बर्स के लिए, वो स्पेस भी आज तक हमारे पास आके वापस चला गया, जस्ट लैक ऑफ द बार वर्क। और उसके अलावा जो अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन है, उसमें जो नए बच्चे आ रहे हैं, उन नए बच्चों के पास सर्वाइव करने के लिए स्टाइपेंड नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो विद इन अ टाइम काम को छोड़ के चले जाते हैं। तो वो इश्यूज़ मेरे को सामने बहुत बच्चों के आए कि हम कैसे करें मैम वर्क, हमारे पास इतना अर्निंग नहीं है। आफ्टर LLB वी डोंट हैव दैट मच सोर्स कि भाई यहाँ पर आके हम इतना अर्न कर रहे हैं कि हम रेगुलर अप डाउन्स कर सकें। उनकी प्रॉब्लम देखी। फिर मैंने चैम्बर टू चैम्बर जब विजिट किया है तो मैंने सीनियर एडवोकेट्स को खाली देखा। वो खाली चैम्बर्स में बैठ के एक टाइम किल कर रहे हैं कि बिकॉज दे डोंट हैव वर्क, और उस मोमेंट पे दे हैव टू सर्वाइव फॉर देयर ओन पर्पस। क्या विजन है आपका, क्या ब्लूप्रिंट है कि उनके लिए आप वर्क प्रोवाइड करेंगे? सर, इसके अंदर वर्क जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मेजर है, जो मिसलेनियस वर्क था, जो हमारे जो छोटे छोटे वर्क्स थे, वो सारे वर्क्स ख़त्म हो गए। मिसलेनियस में मैं अगर बात करूं कि जो एक स्पेशली जो वर्क मिलता था जो न्यू कमर्स को,
कोर्ट में, वो एप्लीकेशन छोटे छोटे लगा के एक रिलीफ के लिए 500,000 रुपये मंथली कमा लेते थे, डेली बेसिस पे आ जाता था उनका। वो वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जैसे सुपरदारी का काम था या कोर्ट में जैसे छोटी छोटी अपीयरेंसेस हैं, वो मिसलेनियस एप्लीकेशन का वर्क वो बिल्कुल कहीं नहीं है। आप 2 बजे के बाद कोर्ट का सराउंडिंग देखेंगे, कोर्ट खाली दिखती है, तो ऐसा लगता है काम कहाँ चला गया। उसके अंदर देख रहे हैं कि सारा वर्क डीएलएसए में शिफ्ट हो रहा है। तो लोग जो प्राइवेट प्रैक्टिस में है उनके पास वर्क नहीं है, लिमिटेड लोग हैं डीएलएसए में, दे आर रनिंग, बट बाकी लोग जो मैक्सिमम रेशो है प्राइवेट प्रैक्टिस में, उन लोगों के पास काम नहीं है। लेकिन वो कहाँ डीएलएस से तो बंद नहीं कर पाएंगे, बंद नहीं कर सकते, लेकिन लिमिटेशन उसके अंदर स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इनकम जो शेड्यूल देखा जाता है वो बहुत इजीली दे कैन क्रिएट एफिडेविट इजीली जाके कोई भी पर्सन एक एफिडेविट क्रिएट करता है लेस इनकम का, एंड दे जस्ट गेट द बेनिफिट ऑफ ए डीएलएसए। तो उस टर्म्स कंडीशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ताकि वो एक्स्ट्रा जो लोग वेल अर्नड हैं वो एक उसका तो आपकी बेनिफिट ना लें। प्रॉब्लम ये है, मतलब जो आपने फेस की कि वर्कलोड नहीं है, वर्क नहीं है, वर्क जनरेट करेंगे आप, वर्क जनरेट होना है। दूसरी और क्या प्रॉब्लम? दूसरी प्रॉब्लम जो चैम्बर्स और सीट्स के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज के लिए, वो उसके लिए अंदर मेरे को ये सब चीज़ों में कंफर्मेशन चाहिए कि जो अभी तक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पे 7 फ्लोर का है, उसके अंदर कितना एक्सटेंशन हम ले सकते हैं ताकि यहाँ पे चैम्बर्स की फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा आए। अभी जैसे न्यू कोर्ट बनी, न्यू कोर्ट के साथ किसी ने अप्रोच नहीं किया कि एक न्यू बिल्डिंग ब्लॉक भी चाहिए, चैम्बर ब्लॉक, उसके लिए किसी बार से कहीं से कोई भी प्रपोजल नहीं गया। वहाँ चैम्बर ब्लॉक की जगह एक कोर्ट्स बन रही हैं, लेकिन चैम्बर ब्लॉक का कहीं नामो निशान नहीं है। तो ये अप्रोच कौन करेगा? दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द बार। तो ये मेरे को लगता है कि अगर हम आएंगे तो हम उस चीज़ को लेके चलें कि लोगों के लिए सिटिंग प्लेस, और सिटिंग में ट्रांसपेरेंसी जो कि एज़ पर द सीनियरिटी बेस होनी चाहिए, वो नहीं दिखती है। वहाँ पे भी बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, उस चीज़ को भी हमने क्लियर करना है। और एक्चुअल प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जो आता है उसको सिटिंग की फैसिलिटी मिलना। और सबसे बड़ी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अभी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है लोगों को, आपने देखा होगा कि हर किसी के पास सीट चैम्बर्स नहीं है। जब उनको ऑन कोर्ट रिकॉर्ड पे आपको वीसी कनेक्ट करना पड़ता है, सोशल मीडिया कह रही हूँ मैं, कि जब आपको नेट के थ्रू आप कोर्ट से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वाईफाई सिस्टम फेल है। क्यों? क्योंकि जब हम बिल्डिंग में होते हैं तो हम काम नहीं कर पाते हैं, अदर कोर्ट से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। एक टाइम में एडवोकेट के पास 4 मैटर हैं, 5 हैं, लेकिन एक मैटर करते हुए अदर कोर्ट को कनेक्ट नहीं कर पाता। तो उसका इफेक्ट क्या आता है? उसकी अर्निंग पर, और उसके क्लाइंट शॉर्ट होती है, काम में एडवर्स ऑर्डर्स होते हैं सब। और उसके अलावा अभी जो रिसेंटली मैं और भी इश्यूज़ देख रही हूँ एडवोकेट्स के, अभी एडवोकेट्स सबसे ज़्यादा सर्टिफाइड काउंटर्स नहीं है हमारे पास, जहाँ पे 4 दिन नहीं 4 महीने लग जाते हैं सर्टिफाइड कॉपीज़ मिलने में। तो वर्क कैसे करेंगे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट? बड़ी बेसिक नीड्स हैं। या अगर यहाँ पे देखा जाए वॉशरूम्स, क्लीनिंग, वो बिल्कुल मेंटेन नहीं है, उसमें अटेंडेंट ही नहीं है, क्लीनिंग ही नहीं रहती। अभी नए वॉशरूम्स बनने के बाद भी उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो बाहर के एरिया के अंदर जो आउटसाइडर, जो नॉन एडवोकेट, नॉन प्रैक्टिसिंग है, वो उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता जा रहा है। जो बाहर की एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से जो रेगुलर एडवोकेट है उसका वर्क लॉस हो रहा है, क्योंकि वो बाहर ही लाइजनिंग वर्क करके जो मेन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है उसका वर्क ख़त्म कर देते हैं। तो उन पे भी फोकस करना है बार को। बहुत सारे इशू हैं सर, और मैं उसके लिए एक प्रॉपर मैनिफेस्टो मैंने क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैं हर चीज़ को लेके चलूँगी और आने वाले टाइम में इनका रिजल्ट भी दूँगी। स्पेशली फीमेल के लिए कोई ऐसा आपके पास है, बीइंग फीमेल एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए कोई आपका ब्लूप्रिंट आपके पास या कोई विजन है आपका? सर, फीमेल के लिए सबसे बड़ी इश्यूज़ एक सेफ़ एनवायरनमेंट है, कि जब नए बच्चे आते हैं, गर्ल्स आती हैं, उनको एक हेल्प डेस्क की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। चाहे वो फीमेल हो, मेल को भी इवन हेल्प डेस्क की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो जब नया बच्चा जब आता है हमारी कोर्ट में तो उसे नहीं पता कि उसे किस जगह पे जाके अपने लिए प्रैक्टिस के लिए हेल्प लेनी है। तो वो इश्यूज़ उसको फेस करने पड़ते हैं। दूसरा है, कुछ हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए फीमेल को, तो वो किस जगह पे उसको मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ के कोर्ट एटमोसफियर से नोन टू नहीं है। तो उसमें बार की ड्यूटी है, दे हैव टू हेल्प देम। एक उनके लिए एक एटमॉस्फेयर के साथ साथ उनके इवनिंग आवर्स में जो एक यहाँ पे सिचुएशन है कि लेट आवर्स में अगर हो सके तो कम से कम उनको वो हेल्प मिले कि अर्जेंसी में यहाँ पे जैसे कोई कार व्हीकल कुछ भी लेके आता है तो वो पंचर हो जाती है या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उस टाइम पे लेडी एडवोकेट्स जिनके पास व्हीकल है वो हैंड टू माउथ हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे कोई भी मैकेनिक या कोई नहीं मिलता है उनको। तो उस मोमेंट के लिए भी एक अरेंजमेंट बार की तरफ से हो कि एक्स्ट्रा इमरजेंसी में उनको अप डाउन करने के लिए एक हेल्प प्रोवाइड की जाए इमरजेंसी में, खासकर जब वो अकेले हो। क्योंकि जनरली लड़कियां इसलिए नहीं रुक पाती हैं, फीमेल्स जो हैं, कि अरे लेट नाइट हो जाएगा, लेट इवनिंग हो जाएगा तो हम काम कैसे करें, और जिनके पास सीट चैम्बर्स नहीं है तो वो बैठें कैसे। तो उनके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे मीटिंग पॉइंट हो उनके लिए, जहाँ पे वो अपने क्लाइंट से अच्छे से मिल सकें, काम कर सके और एक सेफ एटमॉस्फेयर मिल सके उनको। ओके। और जो यंग लॉयर्स हैं
उनकी प्रॉब्लम्स क्या आपके पास नोटिस में आई हैं? सर यंग लॉयर की अब सबसे ज़्यादा बड़ी जो मैं सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है स्टाइपेंड। तो उसके लिए वेलफेयर तो कलेक्ट होता है यहाँ पे, लेकिन जिन नीडी पर्सन है जिनको ज़रूरत है वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है वो। उसका क्या यूज़ हो रहा है, उसकी प्रॉपर क्लीन ट्रांसपेरेंसी चाहिए ताकि उनको एक स्टाइपेंड की व्यवस्था चाहे दिल्ली गवर्नमेंट से कराई जाए या अपने थ्रू किस तरीके से उसको मैनेज करना है सोर्सेज के थ्रू। वी हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंगली तब इनकम ऑफ द पार जो भी हमारी पास आती है उसमें हम कितना वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम नीड। वी हैव टू जस्ट गिव द क्लियर पिक्चर टू द पीपल ऑफ दिस और द मेंबर ऑफ द पार ताकि हम उस चीज़ का प्रॉपर यूज़ कर सकें। एक शिकायत वकीलों को रहती है कि उनका पुलिस से अक्सर यहाँ रिफ्ट रहता हाँ है जी। और अगर वो फ़ोन करते हैं तो बाहर के लीडर्स जो हैं फ़ोन नहीं उठाते हैं, Yes, बात नहीं yes. करते हैं, हेल्प नहीं करते ये हैं। बहुत उसके बारे में कुछ आपके बारे में दिमाग में है? बिल्कुल है। उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन आ रहा है। मैं जो लोगों से बात भी कर रही हूँ कि हम लोग अगर 12 मेंबर्स हैं बार के, अब हमारे पास और इम्प्रूवमेंट हो रही है, बार बड़ी हो रही है, मेंबर्स भी बढ़ रहे हैं, तो कैन नॉट वी डू, क्यों नहीं हम बार के मेंबर्स की एक ड्यूटी उनको ड्यूटी बाउंड करें। दे आर नॉट द मेंबर ऑफ द बार, वो एक पोस्ट के लिए नहीं है, उनकी ड्यूटीज़ दी जाएँ कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उन पुलिस स्टेशन के हिसाब से जिस एरिया से लोकल से वो पर्सन है उस एरिया के पुलिस स्टेशन से ही विल कनेक्ट एंड द गिव रिपोर्ट टू द मेम अपर अथॉरिटी, मतलब बार रिप्रेजेंटेटिव जो मेन है की पोस्ट पे उनको दे ताकि वहाँ पे नाइट में किसी भी एडवोकेट के साथ अगर कोई इशू हो जाता है तो डायरेक्ट कनेक्ट करे वो लोकल से, तो लोकल फैसिलिटी मिलने से वो एडवोकेट के साथ मिसबिहेव नहीं होगा। और दूसरी बात, बार के अंदर ही क्यों नहीं एक हेल्प डेस्क क्रिएट किया जाता कि एडवोकेट्स को डायरेक्ट पुलिस पे अप्रोच ना करना पड़े। पुलिस अप्रोच करने से वो सिंगल होने से पुलिस मिसबिहेव करती है, लेकिन जब वो अकेला नहीं होगा, बार में ही उनके लिए हेल्प डेस्क होगा तो उसके साथ इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। जो मिसबिहेव आज तक हुए उसका कारण है कि एक एडवोकेट अकेला होता है तभी मिसबिहेव होता है, लेकिन जब लोग दिखते हैं साथ में और खासकर कोर्ट में आते ही एडवोकेट्स के साथ पुलिस का बिहेव चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर एक हेल्प डेस्क एडवोकेट्स के लिए क्रिएट कर दिया जाए तो इशू भी सॉल्व होगा और ड्यूटीज बाउंड किया जाए जितने मेंबर्स हैं बार के बन के आते हैं तो नेचुरली डिस्ट्रिक्ट वाइज सॉल्यूशंस आ जाएंगे। लेकिन उसमें एक्सपेक्टेशन वकीलों की ये रहती है कि जो सेक्रेटरी है या जो और जो ऑफिस बियरर हैं वो उनकी फ़ोन कॉल पे पुलिस स्टेशन पहुंचे या स्पॉट पे पहुंचे जहां उनके साथ कुछ हुआ है। तो बीइंग ए लेडी क्या आपके लिए पॉसिबल होगा कि रात को कोई 10 बजे फ़ोन करे तो आप जा सकें? ऐसा है, ये सबसे बड़ी धारणा है कि एक फ़ीमेल नाइट में ट्रेवल नहीं करती। आज वो समय चेंज हो चुका है और मेरी जो बैकग्राउंड है सोशल वर्क की, मैं 2 बजे भी रात के हूँ या 1 बजे भी हूँ या रात के क्या सुबह के 3 भी बजे हों, यू कैन कॉल मी फॉर दैट इंसिडेंट, आई विल गो एंड हैंडल द मैटर अगर मैं वहाँ अवेलेबल हूँ। अदरवाइज मैं क्यों सिस्टम, सर मैं सिस्टम की बात क्यों कर रही हूँ कि अगर सीनियर पोस्ट पे कोई लेडी भी है, प्रेसिडेंट लेडी है, प्राइम मिनिस्टर लेडी है, सीएम लेडी है, लेकिन काम कौन करता है? सिस्टम। काम कराना पड़ता है, ड्यूटी बाउंड करना पड़ेगा। जो मेंबर्स बने हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज उन लोगों को ड्यूटी बाउंड करना पड़ेगा। यू हैव टू बी अप पेपर, यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑन दैट इंसिडेंट। आई विल बी विज देयर बट यू हैव टू ऑल्सो देयर। क्यों? क्योंकि आप आए हो तो आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये मेरा विजन है जो मैं लेके चल रही हूँ। काम मुझे भी करने हैं लेकिन दूसरों को भी ड्यूटी बाउंड करना है कि आप आए नहीं हो सिर्फ पोस्ट पे दिखाने के लिए, आपको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। लेकिन धिंगरा जी एक चैलेंज आपके सामने और है जी जो बार्स हैं, जो अभी तक का बार का हिस्ट्री रहा है वो मेल डोमिनेटिंग है और सेक्रेटरी की पोस्ट पे शायद कहीं भी अभी तक ऑनरेबल सेक्रेटरी की पोस्ट पे लेडी मेंबर नहीं आई है। दूसरा, उसमें आ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बैन नहीं है, लेकिन जो इलेक्शन फाइट करने का जो तरीका है यहाँ खास तौर से कड़कड़ुआ में वो बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैं कह दूँ तो साफ साफ। तो वो आप कैसे मीट आउट कर पाएंगे, कैसे उसमें कम्पीट कर पाएंगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि हमने हमेशा, आज 50 इयर्स का राउंड रिकॉर्ड हो रहा है, अगर बैक हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें यही दिखता है कि विदाउट गिविंग एनीथिंग यू कांट गेट द वोट। दिस इज़ द ट्रेंड ऑफ द बार। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पूरी कोर्ट विजिट कर रही हूँ और हर पर्सन से पर्सन टू पर्सन मैं 10 मिनट की जगह 1 घंटा भी बात करती हूँ, तो मेरे पास किसी की कोई ऐसी डिमांड या किसी ने कोई ऐसा इशू ही नहीं उठाया कि वी वांट दैट। इट्स अ बिग हिस्ट्री। अदर कैंडिडेट्स कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स। दिस इज द रीजन दे हैव नो रिप्लाई फॉर एनी क्वेश्चन।
They are not sure. Anita is confident I about am very much confident I can run the association for more than 12 years continuously. Why I can't run this association? This is also an association of the public people. So I can understand the problem of the people. Why I will not handle the things? It's very easy to me because all are educated, well educated, they will help me. And I am saying to everyone, you are the member, you are the now partner of my fight. क्यों? क्योंकि आपको अपने राइट की फाइट करनी है, आपके लिए लड़ने जा रही हूँ. आप आइए मेरे साथ, आपके साथ दिक्कत है, मैं आपके साथ. जहां आवाज लगाएंगे, कोर्ट में रहती हूँ मैं, किसी और कोर्ट में नहीं. इसी कोर्ट में मेरा 90% टाइम स्पेंड होता है. तो मेरे को तो क्वेश्चन ही नहीं है कि मैंने आना नहीं है. मैं तो सुबह से लेकर रात तक यहाँ होती हूँ. मेरा तो जो रेजिडेंस है वो नियर बाई है, तो लोकल हूँ मैं तो कहीं और से भी नहीं आती हूँ. तो इश्यूज ही लेकिन नहीं. एक इशू और है, बार में बड़ा करप्शन है आजकल, जगह जगह देखने में आता है, सुनने में आता है. तो आप बीइंग लेडी अगर इस दलदल में उतरेंगी तो आपको लगता है कि आप ईमानदारी से काम चला पाएंगे? सर, कहते हैं कोयले की खान को अगर तराशा जाए तो उसमें भी एक हीरा होता है. तो अनीता ढींगरा हीरा है. हीरा बन के निकलना आपके ऊपर है कि कोयले का असर आप पर ना आए. वो मैं जानती हूँ कि मुझे कैसे मैनेज करना है. लाइफ में अकेले लाइफ लीड की है, सिंगल हैंड मेरा लाइफ रिकॉर्ड है, और फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, और एक सिंगल वीमेन मदर का रोल प्ले करती हूँ अपनी सोसाइटी में. सिंगल वीमेन फर्स्ट टाइम RW प्रेसिडेंट कंटेस्ट करके बनी, 12 साल आज तक चेंज नहीं हो पाई. तो इट मीन्स आई कैन डू. आई विल फाइट फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरीवन, नॉट फॉर माई सेल्फ. With honesty? Yes, with honesty. I don't have any criminal record. That is the reason. I don't have any that kind of back history कि I did something wrong with anyone. You can go to my area and ask the question to the surrounding people. They will say you what type of I am. This is the way I do, I behave. This is the reason. यहाँ लोग आपसे उम्मीद करें कि आप ईमानदारी से बार को चला देंगे. एक मौका मिलने के बाद I am just giving the assurance कि they Your will- first election? This is my first election in this bar. अभी तक आपने क्यों नहीं सोचा पिछले 20 साल में? इसका रीज़न यही था कि मैं इससे पहले बाहर मैंने अपने काउंसलर का इलेक्शन कंटेस्ट किया. उस टाइम पे 16 में आई वाज बिजी इन दैट इलेक्शन, और फिर मैं RW के वर्क कर रही थी, और मेरी डॉटर थी, तो मैं थोड़ा सा उसका जो स्टडी, अब नाउ शी इज़ ऑल्सो एडवोकेट, एंड आई कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द फ्रेशर्स, न्यू कमर्स, वट दे फील अबाउट द क्वेश्चन ऑफ द बार कि क्या है बार में, कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे. आई कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग. तो मुझे लगा कि आई हैव टू गिव दैट काइंड ऑफ विरासत समथिंग ना, कि हमने कुछ किया अपने बच्चों के लिए, और वो विरासत छोड़ के जाएंगे तो बच्चे करेंगे. लेकिन यहाँ स्पेशली इन कड़कड़ुमा कोर्ट्स ऐसा माना जाता है कि यहाँ इज्म बहुत चलता है, कास्टिज्म है, रिलीजन का सिस्टम है, फेवरिज्म है, और बहुत सारे जो तरह तरह के फेवरिज्म, जो मैं कहूँ तो फेवर करने की बात की जाती है या ल्यूर करने की बात की जाती है वोटर्स को. वहाँ उस फील्ड में आप कैसे कंप्लीट? सर, मैंने जैसे अभी आपको कहा, मैं हर पर्सन टू पर्सन मीटिंग कर रही हूँ, और उन लोगों से जब मेरी बात होती है, क्वेश्चन ऐसे लोग भी मिलते हैं जो उस बात को करते हैं आप कैसे फेस करेंगे. तो मैं एक ही क्वेश्चन कहती हूँ कि आप मुझे आज तक ये बताइए, क्या आज तक कोई कैंडिडेट आया आपके पास जिसने इस बारे में भी बात की? तो एक ही क्वेश्चन का आंसर मिलता है, नहीं मैम, आज तक के रिकॉर्ड में, हमारे हिस्ट्री में कोर्ट की, आज तक किसी कैंडिडेट ने किसी मुद्दे पे बात ही नहीं की. आई वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट हु क्रिएटेड द मैनिफेस्टो फॉर दिस कोर्ट, कि भाई जिसके विजन्स क्लियर हैं कि वो क्या चाहता है इस बार में. आज तक तो किसी के पास कुछ था ही नहीं, वही भीड़ थी और वही लोग थे, और आए और शोर मचाया और गिव एंड टेक की पॉलिसी की, और काम कंप्लीट हो गया. उसके बाद व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट कि आपने वही किया, लेकिन अब दे हैव ए ऑप्शन, और ऑप्शन होगी तो नेचुरली दे विल गो फॉर दैट, क्योंकि अब वो चेंज चाहते हैं, और चेंज तो नेचर का नियम है सर. नेचर ऑलवेज और चेंज. प्रॉब्लम LC और मैं कहूँ रिसीवर्स की है, Yes, उसमें जो भी. कहा जाता है कि लोग अपने फेवर के Yes. लोगों को ही देते हैं, दूसरों को नहीं लेने नहीं देते हैं. होती, उसमें कोई रोटेशन ही नहीं है. उसका वो क्या रोटेशन के लिए सर, जब बार आपकी क्लीन है तो जुडिशरी तो अपॉइंट करती है LC रिसीवर्स. तो हमारा जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है बार का और बेंच का, अगर हम एक प्रॉपरली उसको मैनेज कर लें तो उनको भी समझ में होगा कि हमें वो वर्क करना है जो रोटेशन में चले, जो नीडी हैं उनको मिले. ऐसा नहीं एक सिंगल पर्सन पे ही फिक्स हो जाए, ऐसा नहीं कि जो लोग नोन हैं उन्हीं के साथ जाए, नहीं. उनके बैक रिकॉर्ड के हिसाब से हमें पूरा क्लियर होगा हाउ मेनी टाइम दे वर अपॉइंटेड फॉर द LC, फॉर द रिसीवर. इट्स नॉट द पब्लिक पर्सनल प्रॉपर्टी, इट्स द पब्लिक प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे सबका राइट है और सबको मिलेगा मौका उस चीज़ का. ट्रांसपेरेंसी आप लाएंगे? बिल्कुल होगी सर. ये मैं आप सबको एश्योर करना चाहती हूँ कि जो भी होगा, क्योंकि आई हैव नो सीट
I have no chamber. I have nothing in this court by my name, but still I am fighting for the all people. क्यों? मेरे पास सब कुछ है. I have office, but everybody can't buy a office or arrange a manage a office. तो मुझे दर्द पता है उन लोगों का जो रोड पे खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके पास सिटिंग के लिए वीसी के लिए जगह नहीं है. शोर में खड़े होकर एडवर्स ऑर्डर का डर रहता है कि जज साहब हमें ये ना कह दें कि आप किस एटमॉस्फेयर में खड़े हैं. तो ये प्रॉब्लम्स जो लोग फेस कर रहे हैं उनका दर्द जानती हूँ मैं सर. फीमेल एडवोकेट्स को सिक्योरिटी को लेके बड़ा रहता है, इशू है. आपके पास इस तरह की इनपुट्स आती हैं कुछ? सर आती है, लेकिन लोग डिस्क्लोज नहीं करते. और अगर एक सीनियर पोस्ट पे एक फीमेल होगी तो मुझे लगता है ये मैटर और इजीली सॉल्व होने लगेंगे और लोगों को लगेगा कि अब उनको सुनने वाला कोई है. लेकिन यहाँ तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी रिजर्व कर दी है, एडिशनल सेक्रेटरी की भी कर दी है. सर आप भी जानते हैं कि सारा वर्क कौन करता है. सारे वर्क की पोस्ट से होते हैं. बाकी भीड़ का मेंबर बनना या भीड़ का हिस्सा बन के काम नहीं हो सकेगा जो मेन पोस्ट पे होगा. इस कोर्ट का इतिहास है सर, और इस कोर्ट को बदलना है तो उस पोस्ट पे आना पड़ेगा. चलिए, बहुत अच्छा. थैंक यू. तो सुना दोस्तों आपने, अनिता धिंगड़ा के पास विजन उन्होंने अपना बताया, उन्होंने मैनिफेस्टो अपना बताया, और जो कॉन्फिडेंस इनकी बातों से आपको लगा होगा, आप जज करें कितना कॉन्फिडेंस है और कितना इन्होंने सच बोला है, कितना झूठ बोला है, तो मैं आप पर छोड़ता हूँ. लेकिन जो भी इन्होंने बोला रूबरू बोला और बिना किसी स्क्रिप्ट के बोला है. कोई ऐसा पहले से प्रिपरेशन नहीं थी. अचानक मैंने इनको यहाँ बैठे हुए इस ई ब्लॉक के हॉल में पकड़ लिया, ये बैठी थी और मैं आ गया. तो दोस्तों ये आपने तय करना है. अब मैं अनीता जी को ये माइक दे रहा हूँ. आपसे वो 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए जो भी अपील करना चाहें आप इनकी अपील सुन लें और फिर तय करें कि आपने क्या करना है. लीजिए. नमस्कार सभी साथियों को, जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं. मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, और इस आवाज़ का एक लक्ष्य है, सच की लड़ाई में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, और सच की लड़ाई में जहाँ तक जाना पड़े उसके लिए रुकना नहीं चाहिए. और ये जो सीख है, और उसके लिए एक ही बात कहना चाहती हूँ, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगी मैं, हार नहीं मानूंगी मैं. प्लीज सपोर्ट फॉर दिस कॉज. थैंक यू. वोट नहीं, खाली सपोर्ट. सपोर्ट एंड वोट. अंडरस्टूड है. मांगने से के बिना ही आपको पता है सबको कि मैं क्या चाहती हूँ और क्यों चाहती हूँ. मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों को यहाँ तक लाना चाहती हूँ. थैंक यू. तो सुन ली आपने अपील अनीता धिंगड़ा, जो ऑनरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर फाइट कर रही हैं. ये इनकी अपील थी. और दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से केवल दोबारा हर बार मैं अपील करता हूँ, हर कंटेस्टेंट से बात करता हूँ, तो आपको इसी बात के लिए आगाह करता हूँ. आप लर्नेड एडवोकेट्स हैं, बहुत कुछ सीनियर भी हैं, कुछ जूनियर भी हैं, कुछ फ्रेशर्स भी हैं, कि हर कैंडिडेट को सुनिए. भले ही वो आपका दोस्त है या दोस्त नहीं है, सबको आप तोलिए, सबकी बातों को परखिए, सबके सच को जानने की कोशिश कीजिए, उनका विज़न देखिए, उनका बैकग्राउंड देखिए, उनकी बैक हिस्ट्री में जाइए कि उन्होंने पहले क्या किया है, क्या उनका कंडक्ट रहा है, कैसा उनका बिहेवियर है, क्या उनका प्रैक्टिस है. इन सब मुद्दों को आप रख करके उनको मार्क्स दीजिए. मार्क्स से मेरा मतलब जहां आपको खरा लगे तब जाके अपने अमूल्य वोट, जिसे वो अमूल्य बोलते हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो किसी को भी 1 वोट से नीचे ला सकती है, 1 वोट से ऊपर भी ला सकती है. तो ऐसे आपके अमूल्य वोट को आप बेजा ना जाने दें, बेवजह ना जाने दें. बहुत इसका सदुपयोग करें और बहुत सोच समझ कर करें, ताकि एक अच्छी और सार्थक बार का गठन हो सके और आपका वेलफेयर हो सके, मेरा वेलफेयर हो सके, और हम सबका सामूहिक वेलफेयर होने के साथ साथ एडवोकेट्स की डिग्निटी और रेस्पेक्ट प्रिक्योर हो सके और उसको और ज़्यादा ऊंचाइयों पर हम ले जा सकें. ऐसा एक प्रयास मुझे और आपको करना है. दोस्तों अभी के लिए इतना ही. फिर किसी और कैंडिडेट से आपकी बात कराऊंगा. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. थैंक यू.